मिसाइलें जितनी तेजी से बदली जा सकती हैं, उससे भी तेजी से खर्च हो रही हैं। यूरोप में गठबंधन टूट रहे हैं और दक्षिण प्रशांत में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ताकतवर दिखता है, पर उसकी पकड़ से ज्यादा उसकी पहुंच है। यह गिरावट अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप में होती है। महीना दर महीना चीजें एक साथ टिकना बंद कर देती हैं, जब तक कि एक फैसला, सिर्फ एक, बाकी सब कुछ गिरा देता है। और 6 संघर्ष हैं जो इसे शुरू करते हैं। अमेरिका ताइवान को आधिकारिक तौर पर एक देश नहीं मानता। उसके पास 1979 का एक कानून है जो कहता है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देगा, लेकिन कहीं नहीं कहता कि अमेरिका लड़ेगा। यह रणनीतिक अस्पष्टता है, कूटनीतिक बातें हैं या असली इरादे न बताना है। ये 40 साल तक चला क्योंकि किसी ने इसे आजमाया नहीं, लेकिन अब ये बदल रहा है। 2025 के अंत में चीन ने ताइवान के चारों ओर नाकेबंदी और सटीक हमलों का अभ्यास करते हुए बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास किए। अमेरिकी कमान ने बार बार चेतावनी दी है कि ये अभ्यास अब असली सैन्य तैनाती से अलग पहचानना मुश्किल हो गए हैं। नौसेना के जहाजों ने घेराबंदी का अभ्यास किया। उतरने वाली सैन्य टुकड़ियों ने तटीय दबाव अभियानों का अभ्यास किया। ध्यान दिखावे पर नहीं था, बल्कि समय पर था। चीनी तटरक्षक बल के जहाज रोज किनमेन द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो मुख्य भूमि चीन से 2 मील से भी कम दूर है। यह प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अभ्यास है। बीजिंग रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्य हमले से पहले बाहरी द्वीपों को अलग थलग कर रहा है, पर मुख्य हमला शायद वैसा ना हो जैसा कोई देख रहा है। वॉशिंगटन ने ताइवान जलडमरू मध्य में एक डी-डे जैसी स्थिति के लिए 10 साल तैयारी की है। उभयचर लैंडिंग, मिसाइल हमले, युद्ध की खुली कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो जवाब देने को मजबूर करे। उन्हीं वर्षों में बीजिंग ने एक ज्यादा खामोश विकल्प तैयार किया। 2023 से ताइवान ने समुद्र के नीचे संचार ढांचे में बार बार रुकावटों की रिपोर्ट की है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई सरकारों ने चेतावनी दी है कि पानी के नीचे की केबलें आधुनिक संघर्ष में गंभीर कमजोरी हैं। मात्सु द्वीप समूह हफ्तों तक इंटरनेट से कटे रहे, कारोबार और भुगतान ठप हो गए, संचार भी बंद हो गया। अक्सर ये नजरअंदाज कर दिया जाता है कि आधुनिक सैन्य समन्वय भी उसी नागरिक बुनियादी ढांचे पर कितना निर्भर है। सैटेलाइट बैकअप होने के बावजूद सुरक्षित डेटा ट्रैफिक का अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे केबलों से ही जाता है, जिसमें रक्षा क्षमताओं से जुड़े वित्तीय निपटान तंत्र भी शामिल हैं। 2025 की शुरुआत में एक चीनी संबद्ध जहाज ताइपे के उत्तर में केबल के ऊपर आकर रुका, जिससे केबल टूट गई। फरवरी में टोगो ध्वज वाला जहाज ताइनान के पास नो एंकर जोन में लंगर डालकर रुका। उसने समुद्र तल पर लंगर घसीटा जब तक कि एक और केबल नहीं टूट गई। ताइवानी अधिकारियों ने ताइवान केबल्स के पास 52 संदिग्ध शैडो जहाजों की गतिविधि ट्रैक की है। इनके झंडे बदलते रहते हैं और ट्रांसपोंडर बंद हो जाते हैं। और जनवरी 2026 में पहली बार एक चीनी सैन्य ड्रोन ने ताइवान की क्षेत्रीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। वॉशिंगटन ने कोई बयान या प्रतिबंध नहीं दिया, बीजिंग ने इसे नोट किया। अब चीन क्वारंटीन लागू कर रहा है। ये नाकाबंदी नहीं, वो सैन्य होती है। क्वारंटीन कस्टम अधिकारियों के लिए है। यह रणनीतिक बदलाव सूक्ष्म पर अहम है। ये तनाव को युद्ध की जगह नौकरशाही के रूप में दिखाता है। ये अहम है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तंत्र सैन्य सीमाओं के लिए बने हैं, प्रशासनिक के लिए नहीं। बीजिंग ने ताइवान में डॉक करने वाले जहाजों के लिए सख्त निरीक्षण नियम जारी किए हैं। सभी मालवाहक जहाजों को चीनी अधिकारियों को पहले से सूचना देनी होगी। चीनी तटरक्षक जहाज किसी भी जहाज पर चढ़ सकते हैं। जो मना करें उन्हें लौटा दिया जाता है। न मिसाइलें हैं, न घोषणा, बस हर जगह एक साथ बहुत ज्यादा तनाव पैदा किया जा रहा है। वॉशिंगटन की समस्या ये नहीं कि वो नाकेबंदी का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि ये है कि बीजिंग उसे जवाब देने का मौका ही नहीं देगा। यहीं से मामला बिगड़ता है। ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स और 90% से अधिक उन्नत चिप्स का उत्पादन करता है, जो मुख्यतः TSMC के जरिए होता है। ये चिप्स F-35 एवियोनिक्स मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर जगह इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका की कई उन्नत हथियार प्रणालियां ताइवान से गुजरने वाली सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। अमेरिका की हाइपरसोनिक्स, AI असिस्टेड टारगेटिंग और नेक्स्ट जेन फाइटर्स जैसी अगली पीढ़ी की प्रणालियां भी उसी सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ये सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सैन्य निर्भरता भी है और समय सीमा भी
अभी स्पष्ट नहीं है। कई वर्षों से सैन्य विश्लेषक 2027 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 100वीं वर्षगांठ पर आक्रमण की आशंका जता रहे थे, जिससे योजना बनाना आसान हुआ। लेकिन अब ये धारणा बदल रही है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि आक्रमण की कोई तय तारीख नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तय समय सीमा से योजना बन सकती है। अब योजनाकार सोचते हैं, क्या यही साल है? सहयोगी पहले ही अपने रुख में बदलाव कर रहे हैं। जापान ने कहा कि ताइवान पर हमला उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। फिलीपींस ने अमेरिकी बेस की पहुंच पर आई, जबकि सियोल अधिक सतर्क है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने माना कि सियोल की प्राथमिकता उत्तर कोरिया है, ताइवान नहीं। ताइवान में हालात गर्म होते ही किम जोंग उन कोरियाई सीमा पर मोर्चा खोल देते हैं। हर योजनाकार ये जानता है, असली तनाव कानूनी नहीं, समय का है। ताइवान संबंध अधिनियम उस समय लिखा गया था जब तनाव बढ़ने में हफ्ते लगते थे, जबकि आज कुछ घंटों में ही चरम पर पहुंच जाता है। ये सवाल है जिसका अमेरिका ने जवाब नहीं दिया। अगर बीजिंग कार्रवाई करता है तो क्या कानूनी ढांचा टिकेगा, या फिर फैसला असली समय में, दबाव में, अधूरी जानकारी के साथ और वैश्विक परिणामों के बीच लिया जाएगा? लेकिन अगर वो कदम कभी आता ही नहीं तो? अगर ये एक आक्रमण नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे कदम हो तो? केबल कटना, ड्रोन घुसपैठ, आर्थिक प्रतिबंध, प्रशासनिक बाधाएं, हर एक इतना छोटा कि युद्ध की वजह न बने। लेकिन ये सब मिलकर धीरे धीरे ताइवान की काम करने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। यही असली स्थिति है। अब बीजिंग को युद्ध जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा युद्ध बनाना है जिसे अमेरिका पहचान भी न सके। यूक्रेन अब वो युद्ध नहीं रहा जिसे अमेरिका जीत रहा था, बल्कि अब अमेरिका इसे बस संभालने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य कभी पूर्ण जीत नहीं था, बल्कि उसे सीमित रखना था। एक कमजोर रूस, एक जीवित यूक्रेन। योजना अभी भी बनी हुई है, बस अब वही नीति को दिशा नहीं दे रही है। 2026 की शुरुआत में युद्ध विराम पर फिर चर्चा शुरू हुई। यूरोपीय देशों ने सुरक्षा गारंटी तलाशनी शुरू की। पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन के अधिकारियों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि अब जमे हुए संघर्ष की संभावना सबसे अधिक है। रूस का रुख नहीं बदला है। मॉस्को यूक्रेन की जमीन पर नाटो सैनिकों को अनुमति नहीं देगा। वे पहले क्षेत्रों पर सहमति चाहते हैं, बातचीत बाद में आती है। इस युद्ध की कीमत पैसा नहीं है, बल्कि औद्योगिक है। अमेरिका ने यूक्रेन को 3 लाख तोप के गोले भेजे। पेंटागन की खरीद रिपोर्ट दिखाती है कि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान खपत की दर से पीछे है। सेना चाहती है कि 2026 के मध्य तक हर महीने 1 लाख गोले बनाए जाएं। यह प्रभावशाली लगता है, लेकिन यूक्रेन 2 हफ्तों में इतने गोले चला सकता है और वहां के इंटरसेप्टर्स की जरूरत और जगह भी है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, खाड़ी देश, यूरोप। लॉकहीड मार्टिन की पैट्रियट उत्पादन लाइन कैम्पडन, आर्कांसस में है, जो एक प्रमुख बाधा है। कार्यकारी अधिकारियों ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाने में सालों लगते हैं, महीनों नहीं। इस साल यूक्रेन भेजी गई हर पैट्रियट बैटरी एक पैट्रियट बैटरी है जो गुआम में नहीं है। सप्लाई चेन को थिएटरों के बीच फर्क नहीं पता चलता, ये बस खाली हो जाती है। इसी वजह से यूरोप और प्रशांत एक ही संकट में हैं। इसलिए यूरोपीय संघ अधिक धन दे रहा है और यूरोप फिर से हथियारबंद हो रहा है। पोलैंड सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के हिसाब से रक्षा खर्च में नेटो में अग्रणी है, जबकि जर्मनी ने रक्षा और बुनियादी ढांचे में सैकड़ों अरब के निवेश का वादा किया है। यूके और फ्रांस अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। कागज पर यह अच्छा दिखता है, लेकिन वह सिर्फ कागज है। असलियत में यह प्रतिस्पर्धा है। हर कोई एक सीमित संसाधन से ले रहा है और बीजिंग भी वही आंकड़े देख रहा है। यूक्रेन सिर्फ क्षेत्र का सवाल नहीं है, ये संदेश देने का मामला भी है। लंबी, महंगी और अनिश्चित प्रतिबद्धता से विरोधी क्या सीखते हैं? दबाव में हुई बातचीत से बने समझौते से ये क्या संकेत मिलता है कि हमारी हदें क्या हैं? जब वॉशिंगटन यूक्रेन समझौते की कोशिश कर रहा था, तब तक मध्य पूर्व में आग लग चुकी थी। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने 12 घंटे में लगभग 900 हमले किए। इस मिशन का नाम एपिक फ्यूरी था। इसने सुप्रीम लीडर अली खामनेई सहित दर्जनों शीर्ष ईरानी अधिकारियों और लगभग 170 नागरिकों की जान ले ली। एक मिसाइल ने मनाब के नौसैनिक अड्डे के पास लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया, लेकिन बदले में जो कीमत चुकानी पड़ी उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया। दुनिया में समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले तेल का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। यह 1973 के बाद से सबसे बड़ा आपूर्ति झटका था। दुनिया के उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप और किराना दुकानों पर असर महसूस किया। ईरान ने बदले की कार्रवाई तेज कर दी। ड्रोन ने खाड़ी, सऊदी अरब, बहरीन, कतर में नागरिक ठिकानों पर हमला किया और इससे प्रॉक्सी मिलिशिया फिर से सक्रिय हो गए। 2023 से अमेरिकी बमबारी ने हूथियों को कमजोर किया, उनकी मिसाइल फैक्ट्रियां नष्ट की और नेताओं को मार दिया। पेंटागन ने बताया कि उनके पास पुर्जों की कमी है। एपिक फ्यूरी के 48 घंटे बाद वे फिर से लाल सागर में वापस आ गए और ऐसे ड्रोन से टैंकरों पर हमला किया जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। वे ईरानी डिजाइन के थे और ओमान के रास्ते तस्करी कर लाए गए वाणिज्यिक पुर्जों से जोड़े गए थे। ऐसे ड्रोन जिन्हें बनाने में करीब $2000 लगते हैं, उन्हें गिराने के लिए $20 लाख के इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे थे। शिपिंग कंपनियों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते से घूमना पड़ा, जिससे शिपिंग रेट्स फिर से महामारी के समय की ऊंचाई तक पहुंच गए। वह विनिमय दर रोजाना बढ़ती जाती है। विश्व बैंक और IMF ने चेताया कि इस मार्ग में बाधाएं महंगाई बढ़ा सकती हैं। हिजबुल्लाह इजराइल लड़ाई में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। हिजबुल्लाह उन जगहों से रॉकेट दाग रहा था जिन्हें अमेरिकी एजेंसियां खाली मानती थीं। वॉशिंगटन के लिए यह सबक कठोर था। ईरान का प्रॉक्सी स्थिर लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नेटवर्क है जो तेहरान की फंडिंग तक बार बार उभरता रहता है। ईरान कुछ ट्रकों के खर्च में अपने प्रॉक्सी को फिर से खड़ा कर सकता है, जबकि अमेरिका 7 साल में भी इंटरसेप्टर फैक्ट्री शुरू नहीं कर सकता। हर नोड अर्ध स्वतंत्र रूप से काम करता है, हर एक तनाव बढ़ा सकता है। इनमें से किसी को भी ईरान से पहली सीधी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने माना कि मौजूदा ऑपरेशनल टेम्पो अन्य क्षेत्रों जैसे इंडो पैसिफिक की तैयारियों को प्रभावित कर रहा है। ये तो तब है जब परमाणु मुद्दा नहीं उठा। हाल में ईरान का संवर्धन स्तर हथियार ग्रेड के करीब पहुंच गया है। IAEA ने निगरानी प्रतिबंधों के बाद ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अपनी निगरानी की क्षमता में कमी की बार-बार रिपोर्ट दी है। जब ईरान उस सीमा को पार कर लेता है तो क्या होता है? क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करता है, क्षेत्र स्थिर नहीं रहता। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। 18 महीने। तुर्की के पास तकनीकी आधार है, मिस्र के पास प्रोत्साहन है। गैर प्रसार विशेषज्ञों ने चेताया है कि परमाणु ईरान शीत युद्ध के बाद परमाणु विकास की सबसे तेज श्रृंखला शुरू कर सकता है। साथ ही अमेरिका के विकल्प। ऐसा होते ही विकल्प घटते हैं, सैन्य कार्रवाई जोखिमपूर्ण हो जाती है, कूटनीतिक दबाव कमजोर होता है और क्षेत्रीय स्थिरता टूटती है। ईरान का असली सवाल है कि अमेरिका के हमले के बाद क्या होगा, न कि क्या वो हमला कर सकता है। ऐसे क्षेत्र में जहां तनाव वृद्धि कई केंद्रों से हो सकती हो और परमाणु सीमा धुंधली हो, निवारक क्षमता कैसी दिखती है? और सबसे अहम ये है कि जब बाकी सब सक्रिय हैं, तो जुड़े रहने की कीमत क्या है? यह जरूरी नहीं कि यह अलग समस्या हो, यह एक गुणक है जो उन्हीं संसाधनों को ज्यादा खींचता है। और फिर एक ऐसी जगह है जहां इनमें से कोई भी बफर मौजूद नहीं है, ना कोई प्रॉक्सी, ना कोई इनकार करने की गुंजाइश, और ना ही घटना और तनाव बढ़ने के बीच कोई देरी। दक्षिण चीन सागर। दुनिया का करीब 1/3 व्यापार इन्हीं पानियों से होता है। ऊर्जा की आपूर्ति, सेमीकंडक्टर, तैयार माल, आधुनिक उत्पादन श्रृंखलाओं से जुड़ी हर चीज किसी न किसी समय यहां से होकर गुजरती है। चीन पिछले 1 दशक से नक्शा बदलने में जुटा है। कृत्रिम द्वीप, रनवे, मिसाइल सिस्टम बनाकर स्थायी उपस्थिति बना रहा है। करीबी टक्कर से बाल बाल बचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मार्च 2026 में टीटो द्वीप के पास एक चीनी फ्रिगेट फिलीपीन जहाज के बेहद करीब आ गया, जिससे फिलीपीन कप्तान को टक्कर से बचने के लिए जहाज मोड़ना पड़ा। 2 दिन पहले एक चीनी कॉर्वेट ने अपना फायर कंट्रोल रडार एक फिलीपीन फ्रिगेट पर लॉक कर दिया था। जनवरी में बीजिंग ने स्कारबोरो शोल घेरकर उस पर दावा किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो फिलीपीन के जल क्षेत्र है। ऐसी मुठभेड़ें अब अधिक हो रही हैं और ये हिंसक भी हो सकती हैं। अगस्त 2025 में एक चीनी नौसेना जहाज और कोस्ट गार्ड कटर ने एक फिलीपीन जहाज को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वे आपस में टकरा गए, जिससे कम से कम 3 नाविकों की मौत हो गई। ये दिखाता है कि यह समुद्री इलाका संघर्ष के कितना करीब आ चुका है। जिन मुठभेड़ों की दुनिया को खबर नहीं होती, वे हर हफ्ते होती हैं। फिलीपीन जहाजों पर इतने तेज वाटर कैनन दागे गए हैं कि वे उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
जबकि वियतनामी और इंडोनेशियाई जहाजों ने बार बार परेशान किए जाने की शिकायत की। चीनी तटरक्षक जहाज अब नीति लागू करने के अग्रिम औजार की तरह काम कर रहे हैं। बीजिंग को नौसैनिक युद्ध जीतना जरूरी नहीं, उसे बस इतना करना है कि मछली पकड़ना, ड्रिलिंग करना, गश्त लगाना और अपने ही पानी में व्यापार करना भी ऐसा काम बना दे जिसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़े। हर उस हफ्ते जब यह काम करता है, नक्शे पर खिंची रेखा सरक जाती है। नियंत्रण किसी एक टकराव से नहीं आता, बल्कि समय के साथ जिसे सामान्य माना जाता है उसे बदलने से आता है। CSIS एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने ताइवान और क्षेत्रीय संघर्ष के फैलाव पर कई वॉर गेम्स चलाए हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अंत नहीं बदलता। लगभग हर बार अमेरिका अपनी पूरी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों की इन्वेंट्री पहले ही हफ्ते में खत्म कर देता है। CSIS टीम ने इसे खाली बिन्स कहा है। जब तक फैक्ट्री मिसाइलें नहीं बनाती, तब तक चीनी जहाजों पर दागने के लिए मिसाइलें नहीं होती। गेम के ब्लॉकेड वर्जन में ताइवान की बिजली 20 हफ्तों के भीतर सामान्य का 35% रह जाती है। द्वीप पर सप्लाई भेजने वाले 100 से अधिक व्यापारी जहाज डूब जाते हैं। आक्रमण वर्षन में 90% मित्र देशों के विमान उड़ान भरने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। ये सबसे बुरी स्थिति नहीं है, ये औसत परिणाम है जीत के। तो यहाँ सवाल सिर्फ बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि टिकाऊपन का भी है। फिलिपीनी नाविक को चीनी गोली से मार दिया गया। वॉशिंगटन क्या भेजता है, कहां से और कितनी कीमत पर? चीन को फैसला जबरन नहीं करवाना, सिर्फ अनिवार्य बनाना है। ये वही मोर्चा है जहां समुद्र में गोलीबारी होनी है। अगला मोर्चा लड़ाई को घर तक लाता है। सियोल धरती के सबसे सघन रणनीतिक माहौल में से एक के अंदर बसा है। लगभग 2.6 करोड़ लोग उत्तर कोरियाई तोपों की मार के दायरे में रहते हैं। अब उत्तर कोरिया केवल क्षेत्रीय प्रतिरोध की समस्या नहीं, प्योंगयांग बड़ी सोच रहा है। यूक्रेन ने सब कुछ बदल दिया। उत्तर कोरिया ने रूस के साथ सहयोग को इस तरह से गहरा किया है जिससे उसके हथियार कार्यक्रम को सीधे तौर पर तेजी मिल रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खुफिया आकलनों ने बार बार पुष्टि की है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच तोप, मिसाइल और तकनीकी सहायता का आदान प्रदान हो रहा है। हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में लड़ने भेजे गए, जिनमें लगभग 1000 मारे गए। बदले में उत्तर कोरिया को उसकी चाही चीज मिली, सैटेलाइट तकनीक, रूसी वायु रक्षा की जानकारी और अब उनके पास पैसे से भी ज्यादा कीमती युद्ध का अनुभव है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समन्वित फायरिंग जैसे नए महत्वपूर्ण कौशल सीखे हैं जो 20 साल की DMZ ड्रिल्स में नहीं सिखाए गए थे। किम की सेना अब सिर्फ पहरेदार बल नहीं, बल्कि अब इसमें अनुभवी लड़ाके और रूसी प्रशिक्षक हैं। इसका हार्डवेयर भी बेहतर हो रहा है। पहले मिसाइल सिस्टम के परीक्षण में सालों लगते थे, अब बाहरी फीडबैक से जल्दी सुधार संभव है। ठोस ईंधन सिस्टम सबसे बड़ा बदलाव है। तरल ईंधन मिसाइलों के विपरीत ठोस ईंधन रॉकेट्स को बहुत कम तैयारी के समय में जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। अब विरोधियों को चेतावनी घंटों की बजाय मिनटों में मिलती है। उत्तर कोरिया के ठोस ईंधन इंजन परीक्षण दिखाते हैं कि वे तेज लॉन्च अंतर महाद्वीपीय प्रणालियों में प्रगति कर रहे हैं और अब दूरी कोई समस्या नहीं रही। प्योंगयांग के पास परमाणु त्रयी के लिए 5 साल की योजना है। इनमें से एक है पहला परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी। वो पहले से ही बन रही है। अगर दूरी देखें तो नया वासोंग 20 महाद्वीपीय अमेरिका को निशाना बना सकता है। यह क्षमता की निश्चितता है, संभावना की नहीं। और क्षमता इस्तेमाल हो या ना हो, डिटरेंस को बदल देती है। साइबर क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर कोरिया को अब बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। फरवरी 2025 में उत्तर कोरिया के हैकिंग ग्रुप, जिसे लाजरस ग्रुप कहा जाता है, ने अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने एक ही दोपहर में बाइबिट एक्सचेंज से $1.5 बिलियन निकाल लिए। ये पैसा मिक्सर और शेल वॉलेट्स के जरिए साफ किया गया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2017 से $6 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो चोरी की है, जो बड़ी रकम है। यह राष्ट्रीय हथियार कार्यक्रम का बजट है, जो पूरी तरह डॉलर व्यवस्था से बाहर चुकाया गया है और वॉशिंगटन के हर प्रतिबंधात्मक औजार की पहुंच से बाहर है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक दबाव को नजरअंदाज कर अगली मिसाइल की पैसा मुहैया कराता है। इसी कारण 2022 के बाद प्योंगयांग पर दबाव असली नीति नहीं रहा। अगले 24 महीनों में सबसे बुरा मामला कोई लॉन्च नहीं, बल्कि दिखावा है। ICBM का सामान्य प्रक्षेपक वाला परीक्षण
जो हवाई के पास समुद्र में गिरता है। क्या असली लंबी दूरी की क्षमता के साथ आत्मविश्वास बना रह सकता है? सियोल इसे पहले ही सार्वजनिक कर चुका है। लगभग 70% दक्षिण कोरियाई अपने परमाणु हथियारों का समर्थन करते हैं। टोक्यो प्लूटोनियम पुनः प्रसंस्करण कर रहा है। परमाणु हथियार न रखने की व्यवस्था एक साथ 2 जगहों पर टूट जाती है। और जब पश्चिम सबसे शोरगुल वाले मोर्चों को देख रहा है, सबसे शांत मोर्चा शस्त्रागार के हर हथियार के नीचे से जमीन खींच रहा है। अफ्रीका, और खास तौर पर अफ्रीका की धातुएं, हर इलेक्ट्रिक कार, हर F-35, हर ड्रोन, ये सब उन धातुओं पर चलते हैं जो उन खदानों से निकलती हैं, जिन तक अमेरिका की अब असली पहुंच नहीं है। अफ्रीका में आज 1.4 अरब लोग हैं और 2050 तक ये संख्या 2.5 अरब तक पहुंचने वाली है। ये महाद्वीप चीन की आर्थिक व्यवस्था में शामिल हो रहा है, जबकि वॉशिंगटन अब भी सहायता कार्यक्रमों और सरकारी दौरों को योजना मानता है। 2022 से 2024 के बीच माली और बुर्किना फासो ने फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर निकाला। अमेरिका ने अगाडेज, नाइजर में करोड़ों डॉलर का ड्रोन बेस चलाया, जो साहेल में आतंकवाद विरोधी अहम जगह थी, लेकिन 2024 में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। 3 साल में पश्चिमी ताकतों को 3 बार बाहर निकाला गया। जब पश्चिमी देश जा रहे थे, तब मॉस्को अंदर आ रहा था। वैगनर ने माली से 2025 मध्य में वापसी की, जब करीब 1 साल पहले टिंजावेटन में घात लगाकर हमला हुआ था। ये अफ्रीका में उसकी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन वागनर वास्तव में गया नहीं, उसने अपना नाम बदल लिया। अब अफ्रीका कोर सीधे रूसी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। वही लोग, वही मैदानी कमांडर और एक नया पैच। ये माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, बुर्किना फासो, नाइजर और सूडान में काम करता है। रिपोर्टर्स ने खुलासा किया कि माली में वागनर के 6 गुप्त जेल चल रहे हैं, जहां सैकड़ों नागरिकों को रखा और प्रताड़ित किया गया। कुछ लोग लापता हैं। चीन की चाल ज्यादा चुपचाप और दीर्घकालिक है। चाइना मोलिब्डेनम जैसी कंपनियों और राज्य समर्थित बुनियादी ढांचा वित्तपोषण से बीजिंग ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में दबदबा बना लिया है। DRC में एक खान, टेंके फुंगुरु में दुनिया के तांबे का 3% और कोबाल्ट का 5% उत्पादन करती है। ये वही 2 धातुएं हैं जो F-35 इंजनों और EV बैटरियों को चलाने में काम आती हैं। बीजिंग भी दुनिया भर में 20 में से 19 प्रमुख खनिजों के शोधन चरण पर नियंत्रण रखता है। यहाँ तक कि जब अफ्रीकी सरकारें अमेरिका से खनन समझौता करती हैं, जैसे DRC ने दिसंबर 2025 में किया, तब भी अयस्क को उपयोगी चीज बनाने के लिए चीनी रिफाइनरी में भेजना पड़ता है। मार्च 2026 में हुआ चीन DRC खनन समझौता इस संबंध को और भी मजबूत कर गया। चीनी बुनियादी ढांचे के लिए 7 अरब डॉलर के बदले 1.2% रॉयल्टी। कोई भी पश्चिमी प्रस्ताव इसकी बराबरी नहीं कर सका। जनवरी 2025 में चीन ने रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर केप ऑफ गुड होप के पास एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। हौथियों और ईरान युद्ध के कारण लाल सागर बंद हो चुकी है। अब केप ही एशिया और यूरोप के बीच एकमात्र असली रास्ता है। चीन ने हाल ही में इस पर नियंत्रण का अभ्यास किया है। वहीं अमेरिका की भागीदारी घट गई है। अफ्रीकॉम पेंटागन के तहत कमांड संरचना में है, लेकिन साहेल में ठिकानों के बंद होने और वापसी के कारण इसकी संचालन उपस्थिति कई क्षेत्रों में घट गई है। 2026 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुसार अमेरिका को अफ्रीका में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से सतर्क रहना चाहिए। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की साहेल शाखाएं दुनिया के अन्य जिहादी समूहों से तेज बढ़ रही हैं। यही क्षेत्र हार रहा है। वॉशिंगटन जिन देशों को कभी अपना सहारा मानता था, वे अब दूसरी जगह देख रहे हैं। केन्या ने 2025 में चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल के साथ एक बड़ा सहयोग समझौता किया। ये वही देश है जिसने 20 साल तक अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियानों की मेजबानी की थी। अब केन्याई अधिकारी बीजिंग को खुलेआम उस साझेदार के रूप में बताते हैं जो पैसे लाता है। जब केन्याई सशस्त्र बलों के उपप्रमुख नवंबर 2025 में बीजिंग गए, तो नैरोबी में अमेरिकी दूतावास को इस यात्रा के बारे में चीनी सरकारी मीडिया से पता चला। तंजानिया ने एक नया समझौता किया, जिसमें एक चीनी सरकारी कंपनी को उनके बंदरगाह का संचालन करने की अनुमति दी गई, जो सीधे हिंद महासागर की शिपिंग लेन पर स्थित है। ये वही बंदरगाह है जिसके बारे में कभी अमेरिकी नौसेना को बताया गया था कि वो नागरिक ही रहेगा। अब इथियोपिया चीनी निगरानी प्रणालियां खरीद रहा है। सेनेगल, जिसे अमेरिका ने कभी आदर्श लोकतांत्रिक साझेदार कहा था, वहां नया राष्ट्रपति पश्चिमी खनन कंपनियों को बाहर करने के वादे के साथ चुना गया। उनकी पहली विदेश यात्रा मास्को थी।
हर कदम को अलग अलग देखें तो बदला जा सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से वे नहीं बदले जा सकते। लोबिटो कॉरिडोर वह एकमात्र उजला पक्ष है जिसकी ओर वॉशिंगटन इशारा करता है। यह अमेरिकी समर्थित रेल मार्ग है जो जाम्बिया के कॉपर बेल्ट से अंगोला होते हुए अटलांटिक तक जाता है। कागज पर यह अफ्रीकी तांबे मार्ग पर चीनी एकाधिकार तोड़ता है। व्यवहार में हालांकि ये कॉरिडोर 3 देशों से होकर गुजरता है और अंगोला की राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है जो कभी भी सुनिश्चित नहीं रही है। तांबा जब लोबिटो के जरिए अंगोला पहुंचता है तब भी उसे जहाज से चीनी रिफाइनरी भेजा जाता है। अफ्रीका कोई अलग मोर्चा नहीं है, यह वह पृष्ठभूमि है जो हर दूसरे मोर्चे पर लचीलापन तय करती है। खनिज हथियार उत्पादन बढ़ाते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं और आर्थिक संरेखण रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाता है। अगर ये इनपुट बदलते हैं तो बाकी सब कुछ सख्त हो जाता है। तो जब ये सभी 6 मोर्चे एक साथ रखे जाते हैं तो ये पैटर्न कोई संयोग नहीं है, इससे दबाव बढ़ता है। लेकिन अमेरिका के पास सहयोगी हैं, उसके पास पैसा है। $900 अरब का रक्षा बजट जो अगली 10 सेनाओं को मिलाकर भी उससे बड़ा है। अमेरिका के पास जो कमी है वो है ताकत। 2026 की असली लड़ाई सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये वचनबद्धताओं और क्षमता के बीच, वादों और उत्पादन के बीच, उपस्थिति और उपलब्धता के बीच की खाई में है। चीन को इस साल ताइवान के गिरने की जरूरत नहीं है, रूस को यूक्रेन के टूटने की जरूरत नहीं है, ईरान को कल ही कोई बड़ी सफलता चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, उत्तर कोरिया को फायर करने या अफ्रीका को पक्षधरता घोषित करने की जरूरत नहीं। उन्हें बस समय चाहिए जो सीमाएं बता देता है। वॉशिंगटन में हर योजनाकार इसे निजी तौर पर पहले से ही समझता है। हर योजना में जो धारणा शामिल है वह एक जैसी है कि जब उनकी समस्या सक्रिय है तब बाकी संकट शांत रहते हैं। 5 धारणाएं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। हर एक अपने आप में तर्कसंगत है, लेकिन जब सब एक साथ हों तो असंभव है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा संघर्ष जीतता है, बल्कि यह है कि कौन सा संघर्ष तब आता है जब बाकी अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि वही भविष्य का एकमात्र रूप है जहां सिस्टम की पूरी तरह से परीक्षा होती है, क्रमशः नहीं बल्कि एक साथ। और जब ऐसा होगा तो परिणाम पहले से लिखे गए रणनीति दस्तावेजों से तय नहीं होगा, ये इस बात से तय होगा कि भंडार में क्या बचा है, उत्पादन में क्या बचा है और रिजर्व में क्या बचा है। बाकी सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।